जय भीम, जय समाजवाद। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे लद्दाख में जो हिंसा हुई या लद्दाख में जो भी हालात बने उसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। शुरुआत हम करेंगे मिराज फैजाबादी के एक शेर से कि यार मक्तल से तो बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल होता है क्या? एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। देखिए, लेह में हिंसा बढ़ के करीब 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और मेरा बड़ा ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हिंसा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अगर हम सरकार के खिलाफ या अपनी मांगों को लेकर के कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई एजिटेशन कर रहे हैं तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश को बनाया गांधी जी ने, तो हमको गांधी जी का रास्ता लेना चाहिए। तो हिंसा का कहीं कोई भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश इस देश के लोकतंत्र में ना थी, ना है और ना होनी चाहिए। एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से जो 2022 का डेटा था, भारत में सबसे कम क्राइम रेट वाले यूनियन टेरिटरी में लोग अभी भी अविश्वास और सदमे की भावना से जूझ रहे हैं। ज्यादातर लोग यही सुनते हैं कि यूथ वॉज रनिंग आउट ऑफ द पेशेंस दैट चेंजिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ लद्दाख। जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेमोरियल पार्क, स्पेशल सिंघा खिड़की वाले मिट्टी के रंग के सचिवालय में आज भी हिंसा के जो निशान हैं वो देखे जा सकते हैं। And the Ladakh Autonomous Hill Development Council was formed in 1995 to facilitate a decentralized governance process sits there. लद्दाख में जो मनाली हाईवे की ओर जो जाने वाले भवन की जो अधिकांश खिड़कियों के शीशे आज भी टूटे हुए देखे जा सकते हैं। बिल्डिंग के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड जो डिप्लॉयड हैं उनका ये कहना है कि कांच के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। मैंने ये भी देखा है कि अधिकांश जो मौतें हुई या जो चोटें लगी वो सचिवालय के बाहर या उसके आसपास हुई। देखिए, बहुत ज्यादा ये कहा गया कि सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है उसमें विदेशियों का हाथ था। द हिंदू अखबार इस देश का एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, वो लिखता है कि पाकिस्तान से संबंध और धन के दुरुपयोग की जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया। ये द हिंदू लिखता है और स्थानीय लोग सभी लद्दाखियों को राष्ट्र विरोधी बताने के जो नैरेटिव है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज हमारे देश में एक चलन हो गया है कि अगर किसान अपना आंदोलन करेगा, अपनी मांगों के लिए बैठेगा, तो उसको सत्ता पक्ष की तरफ से या तो कहा जाएगा कि वो उग्रवादी हैं, उनको आतंकवादी कहा जाएगा, और जो सरकार की एक नई नवेली सांसद हैं उनको तो इस बात का एहसास हुआ था कि उनको आज़ादी जो है, आज़ादी का एहसास जो है वो 2014 के बाद हुआ। वो कहती थी कि किसान आंदोलन जो है उसमें महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही हो, तमाम उन्होंने आरोप लगाए थे। तो आज आंदोलन को, जो पीसफुल प्रोटेस्ट भी होते हैं, उनको किस तरह से जो बदनाम किया जाता है उसकी एक क्रोनोलॉजी पूरी हम लोग देख चुके हैं। एक साहब हैं जिनका नाम है जानू टुंडुप। वो कहते हैं कि माय ब्रदर इन लॉ वाज एक्स सोल्जर और वो 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों से तोलोलिंग पहाड़ी और द्रास सेक्टर पर कब्जा करते हुए भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से सुनाते थे। उन्होंने खुद युद्ध लड़ा था और अपने 2 बेटों को फिर से देश की सेवा के लिए आर्मी स्कूल भेजा और उनके पिता भी सेना में थे। ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस देश के लिए युद्ध लड़ा, जिसने अपने बच्चों को आर्मी स्कूल भेजा, जिसके पिता सेना में थे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई और उनके सीने पर 2 गोलियां लगी। अखबार के हिसाब से चश्मदीदों ने बताया कि पहले उनकी पिटाई की गई और फिर उन्हें निशाना बनाया गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये द हिंदू लिखता है। और ऐसा उनके ब्रदर इन लॉ ने बताया जो एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी थे।
और बाद में प्रदर्शनकारी बन गए और हिंसा में उनकी मौत हो गई। और इनका परिवार आज भी लेह टाउन से लगभग 125 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव में अंतिम संस्कार की रस्में निभा रहा है। स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों को शहीद मानते हैं और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर मठों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन भी किया गया। 24 सितंबर की जो घटना हुई उसने लोगों के जहन पर बहुत गंभीर जख्म छोड़े। द हिंदू लिखता है कि स्थानीय प्रभावशाली लोगों के वीडियो ब्लॉगिंग पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने कई लोगों की आवाज दबा दी। लेह एपेक्स बॉडी के एक युवा सदस्य ने एक अखबार के जरिए नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि एक रैप कलाकार को विरोध प्रदर्शनों पर वीडियो बनाना बंद करने या कार्रवाई का सामना करने की धमकी दी गई। मतलब एक कलाकार को भी अब अगर वो वीडियो बनाएगा तो उसको कार्रवाई की धमकी दी जाएगी। हालांकि उसने धमकियों से वो करके अपना बंद कर दिया और उन्होंने आगे कहा कि ऐसी भी धमकियां दी जा रही हैं कि जिनके नाम एफआईआर में हैं उन्हें कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को अपनी राय ऑनलाइन पोस्ट ना करने की चेतावनी भी दी गई। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। मतलब आप तो वो कर गए जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी जी ने जब फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडिंग सेरेमनी में स्पीच दी थी, वो सरेआम अंग्रेज और उन राजाओं के खिलाफ गांधी जी भाषण दे रहे थे जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। एंड द पुलिस एंड लीगल रिमेम्बरेंसर टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस गवर्नमेंट both held Gandhi's remark to be seditious and disloyal and recommended that he be arrested and prosecuted under IPC. लेकिन जेम्स मेस्टन जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि पार्ट ऑफ द स्पीच वाज एडमायरेबल और गांधी जी के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं हुआ। यानी कि अंग्रेजी शासन में भी बोलने की, प्रदर्शन करने की आजादी एक हद तक थी, लेकिन आज अगर किसान आंदोलन करेगा तो उनको उग्रवादी कहा जाएगा। लेह में अगर प्रोटेस्ट होगा तो उस पर गोलियां चलेंगी और तमाम हम लोगों ने पूरे देश में देखा है। अपने ही देश के पत्रकार करण थापर और सिद्धार्थ वी पर सेडिशन चार्जेस लगे। ये अमृतकाल का आज का लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हम आंदोलन को देशद्रोह के रूप में देखते हैं। जब आप आंदोलन करते थे, आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी। हालांकि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा आंदोलन किए नहीं हैं जनता के हितों को लेकर के, लेकिन जब ये आंदोलन करते थे तब तो सब कुछ ठीक था। और कांग्रेस सरकार की जो भी गलतियां हुई, भाई उन्होंने इतने साल इस देश में शासन किया, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखने के बजाय आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं। जब अगर आप जेपी के आंदोलन की बात करिएगा तो आजादी के आंदोलन का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। तब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जयप्रकाश नारायण जी और मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट बताया था। और जब बोफोर्स का आंदोलन वीपी सिंह जी ने किया था तब राजीव सरकार ने भी यही आरोप लगाए थे। और अब आप क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन हो रहा है तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं। कल तक वो सोनम वांगचुक, कल तक तो ये बहुत बड़े आदमी थे, जब उन्होंने 2019 में जब जम्मू कश्मीर को संसद में 2 हिस्सों में बांटा गया तब सोनम वांगचुक उसका स्वागत कर रहे थे। तो क्या तब विदेशी फंडिंग नहीं हो रही थी? और आज अचानक क्या हो गया? अगर आप मोहन भागवत जी का पंच परिवर्तक आप देखिएगा, उसको सुनिएगा, तो उसमें पर्यावरण पर आंदोलन चलाने की बात कही गई है। और आज पर्यावरणविदों को आप एनएसए के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। 6th शेड्यूल की अगर आप बात करिएगा तो उस पर सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, उसको तो आप छोड़ दीजिए, सरकार क्या कहती है ये वो बताइए। सितंबर 2019 में होम मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री जब उन्होंने सब बातों को सहमति दी थी, तो आज सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं, जब सरकार 2019 में जिन बातों का वादा करती है 2025 में वो वादे पूरे नहीं होते हैं, तो क्या किसी का ये अधिकार नहीं बनता कि वो आंदोलन करे? देखिए एक बात याद रखिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन कि हिंसा से हमेशा कोई भी आंदोलन का नुकसान होता है।
गांधी जी का आप वो आंदोलन याद करिए, जब स्वराज के लिए वो आंदोलन कर रहे थे और चौरी चौरा वाला कांड हुआ था, तो उसके बाद में गांधी जी ने भी आंदोलन को रोक दिया था। वैसे ही अगर आंदोलनकारियों पर हिंसा होती है तो हमेशा सरकार का नुकसान होता है, ये सरकार को याद रखना चाहिए। अगर आप लद्दाख की बात करेंगे, लेह की बात करेंगे, तो पिछले 4 सालों में सड़क पर ज्यादातर विरोध प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहे हैं, जिनका नेतृत्व ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कर रहे हैं। ये लेह और कारगिल के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस संगठनों का समूह है जो लद्दाख के लिए काम करता है। उनके 4 सूत्रीय एजेंडे हैं। एक, राज्य का दर्जा, दूसरा, छठी अनुसूची में शामिल करना, तीसरा, 1 एक्स्ट्रा लोकसभा सीट, और चौथा, एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग एजेंसी या लोक सेवा आयोग। उनका संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंच गया है और मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं तक। अब आप देखिए कि जो ले एपेक्स बॉडी है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो कन्वीनर हैं गेलेट फुनसुक, वो कहते हैं कि बातचीत के लिए होम मिनिस्ट्री द्वारा रखी गई शर्तों पर सहमति बन गई थी। ये भी द हिंदू लिखता है। हमने पहले ही गृह मंत्रालय के साथ इस दौर की बातचीत में वांगचुक का नाम शामिल ना करने का फैसला कर लिया था, ये गेलेट फुनसुक बोलते हैं। हम मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर हैं। हिंसा वाले दिन जो एज पर हिम जो उनकी गतिविधियां थी वो सड़क पर ना उतरने की अपील कर रही थी। इसके बाद भी स्थानीय युवकों की मौतें हुई और उन पर कार्रवाई की गई। फुनसुक कहते हैं कि ज्यादातर गोलियां कमर के ऊपर चलाई गई। उन्हें डर है, फुनसुक साहब को, उनको डर है कि केंद्र वांगचुक की नजरबंदी और युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों का इस्तेमाल बातचीत को डिरेल करने के लिए कर सकता है। लद्दाख और केंद्र ने मतभेदों को दूर करने पर, आम सहमति पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है, लेकिन अब तक सब विफल रहा है। जेएनयू के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुत्तसिफ लद्दाखी, वो कहते हैं कि केंद्र द्वारा अधूरे वादे और रोजमर्रा की टालमटोल की रणनीति लद्दाख में गुस्से और विरोध को हवा दे रही है। 2019 के बाद जब लद्दाख को फ्रॉम द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित के रूप में अलग किया गया, तो इस क्षेत्र को बाहरी नौकरशाहों की दया पर छोड़ दिया गया। उन्हें क्षेत्र की कम समझ है और स्थानीय संवेदनशीलता के बारे में बहुत कम जानकारी है। लद्दाख की एक मदर हैं नसरीन मरियम, शी इज अ मदर इन हर एंड शी इज इन लेट 50s। वो वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को अटेंड करती हैं 24 सितंबर को। उनका ये कहना है कि उन्होंने युवाओं के मन में नौकरशाही and reports of ill treatment of local contractual employees pushed to work beyond the official hours. The region has been without a recruiting agency for the past few years and many youths have now become unemployable. And प्रोफेसर साहब कहते हैं, लद्दाखी साहब कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो दिल्ली के मैदानों से लेकर लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों तक कॉपी पेस्ट की जा रही है, जो कि पूरी तरह से बेमेल है और इसके कम करने के लिए स्थानीय ज्ञान की आवश्यकता है। उनको चिंता है कि लद्दाख हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की राह पर चल पड़ेगा, जहां बहुत आबादी घट रही है एज पर हिम। इसकी मुझे डिटेलिंग नहीं पता है, बट एज पर हिम एंड एज पर द न्यूज़पेपर। इनको डर है कि डेमोग्राफी बदलाव का डर बना हुआ है। अब आप देखिए कि एक तरफ तो रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात करते हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन लद्दाख के लोग तो खुद कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने का डर बना हुआ है। दिस इज व्हाई दे डिमांड फॉर द 6th शेड्यूल राइट्स टू फ्रेम पॉलिसी ऑन लैंड, कल्चर एंड लोकेलिटी। और वो कहते हैं कि द फियर दैट कॉर्पोरेशन फ्रॉम आउटसाइड विल टेक ओवर द लैंड टू हार्नेस 13 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी without any sense of responsibility towards local ecology is also a source of anxiety. लद्दाख में जो विरोध प्रदर्शन में जो चीनी पहलू का एक आधिकारिक बयान आया है,
उसको हंसी में उड़ा देते हैं। वो बोलते हैं यहाँ कोई भी चीन के पहलू को नहीं मानता है। वे ऐसा क्यों करेंगे एस पर हम निसंदेह राष्ट्रवादी हैं। और वो आगे कहते हैं कि क्योंकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए हालिया हिंसा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के निर्धारित चुनावों पर भी असर डाल सकती है। और ये परिषद सड़क, बिजली और पानी से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों को देखने वाली एकमात्र निर्वाचित संस्था है। वो कहते हैं कि लोगों में डर है कि चुनाव जिसकी अधिसूचना पहले ही जारी हो जानी चाहिए थी, वो समय पर नहीं हो पाएंगे। हाल की घटनाएं परिषद में सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में नहीं है, इसलिए ये उसको टालना पसंद करेंगे। लोगों में आम डर यही है। लोग राज्य का दर्जा 6th शेड्यूल की मांगों के अलावा वांगचुक की तत्काल रिहाई, मुकदमे वापस लेने और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। पिछला परिषद चुनाव अक्टूबर 2020 में 26 सीटों के लिए हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू LAB, जिन लोगों पर हत्या के प्रयास, दंगे जैसे आरोप, वे उन 26 लोगों में शामिल थे जिन्हें रिहा कर दिया गया। और जो लोग रिहा होकर के आए उन्हें खाटा पहनाया गया, जो कि एक सफेद दुपट्टा है जिसे सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है। लोगों का कहना है कि जेल हमें अपना रुख बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगी, क्योंकि लद्दाख का भविष्य दांव पर है। हिंसा गलत थी, ये लोग कहते हैं वहां पे, और मेरा भी अपना मानना है। लेकिन लद्दाख के लोग कहते हैं कि हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। एंड दे आर सेइंग दैट वी आर प्राउड इंडियंस, बट आवर रीजन इज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड आवर डेमोग्राफी इज अंडर थ्रेट। ये सब कहना है वहां पर लद्दाख के लोगों का, और जो LAB है और तमाम लोग हैं। अब आप देखिए कि मैं एक चीज और आपसे बोलूंगा कि जिस किताब का मैंने आपको अभी जिक्र किया था, उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि एक तरफ तो मैंने ये बोला कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो काम आप कर पाए, लेकिन मैं अपने उन साथियों से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि गांधी जी ने कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं किया, और इस देश में अगर कभी हिंसा हुई तो उसके खिलाफ वो खड़े रहे। गांधी जी हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे, गांधी जी हमेशा क्षेत्रवाद के खिलाफ रहे। मैंने आपको भी बताया कि गांधी जी ने अपने आंदोलनों को रद्द कर दिया था अगर किसी भी आंदोलन में हिंसा हुई। तो हमारी लद्दाख के लोगों से, इस देश के लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि आंदोलन करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आंदोलन के जरिए किसी भी तरह की हिंसा ना गांधी जी ने बर्दाश्त की, ना सरदार पटेल जी ने बर्दाश्त की, ना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बर्दाश्त की, ना इस देश के संविधान ने बर्दाश्त की, और ना इस देश की जनता ने बर्दाश्त की। लेकिन मैं सत्ता में बैठे लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश जी को या जयप्रकाश जी के आंदोलन को जिन लोगों ने बताया कि ये CIA के एजेंट हैं, वो उनकी सरकार जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। बोफोर्स में जो आंदोलन हुए, अगर राजीव गांधी सरकार ने उसमें विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया तो राजीव गांधी जी की भी सरकार जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा। तो अगर जनता को, आप देखिए अभी किसान आंदोलन में जो मैंने भी आपको जिक्र किया था कि किसान आंदोलन में उनको क्या क्या नहीं कहा गया, उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो पार्टी 400 सीटों की बातें करती थी, जो पार्टी 370 सीटों की बातें करती थी, वो पार्टी 240 पर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।